हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। केरलम फाइल्स आई फिल्म, ये सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई, झूठ है। धुरंधर फिल्म आई, झूठ है। झूठ बोलने में माहिर है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफेल गांधी, अमय देश पांडे, मयंक सिंह, डॉक्टर मेड्यूसा और पहली बार अनुराग कश्यप। थैंक यू सर आने के लिए। आखिरी बार आखिरी बार सर। थैंक यू सर आने के लिए। हम लोग के यहाँ जो है ना एक्चुअल सेलिब्रिटी गेस्ट आते नहीं है, हम लोग को श्याम रंगीला को सेलिब्रिटी बना के बिठाना पड़ता है। और कोई भी ना आए तो मुझको बिठाना पड़ता है। अंदर अंदर ये बात सोच रहे थे, हमें मेडूसा ने खुद बोल दी बातें। हाँ, बिल्कुल है ना। आपका कैसा कट रहा है टाइम? बेंगलुरु में कैसा चल रहा है आपका टाइम? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। समय खुद के लिए बहुत ज्यादा है, विच इज वेरी गुड। जैसे आज सुबह से 2 फिल्में देख चुका हूँ मैं, इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा आधे घंटे डिले कर दो। मेरी फिल्म जो है 4:15 पे खत्म हुई, तो मैं भाग के आ गया। आप भी थे इन सब चीजों में, जो कामरा कर करके जो है समय से पहले गंजा हो गया, इन चीजों में थे आप भी? साथ 7-8 साल पहले आपने संन्यास ले लिया इन चीजों से। आई थिंक 2019 में आपने बोला था कि मैं अब ऐसा वो चीजें नहीं करूंगा। तो ये सडनली हुआ था या अभी मतलब कुछ ऐसी बात थी जो आपको एकदम से प्रॉम्प्ट किया कि अब ज्यादा इस चीज में नहीं पड़ना है? मैं तो अकेले तो काम नहीं करता हूँ। मेरी 100-120 लोगों की तो टीम होती है कम से कम। एक्टर्स भी होते हैं, उसके अलावा फैमिली भी है। उसका रिपरकशन जब सबके ऊपर आने लग जाता है तो उस समय हो जाता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेना पड़ेगा। मेरा बोलना सिर्फ मुझे नहीं इफेक्ट कर रहा था, मेरे माँ बाप को, मेरी बेटी को सबसे ज्यादा। बिकॉज वो क्या है ना, वो ढूंढ लेते हैं कि किसको ज्यादा इफेक्ट करता है। उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये आदमी का वीक पॉइंट जो है इसकी बेटी है, या इसके लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। तो जब उनको परेशानी होने लगी तो उसके बाद था कि हाँ, अभी फिर ये भी लगा कि यार मेरे अकेले बोलने से कुछ हो तो रहा नहीं है, और ऊपर से दिक्कतें सबको हो रही है मेरे चारों तरफ। तो जनरली इन अ सिचुएशन लाइक दिस, व्हिच कुणाल विल आल्सो एग्री, व्हाट हैपेंस इज योर ओन पीपल स्टार्ट आइसोलेटिंग यू। मतलब बात तो सब करते हैं लेकिन दिखना कोई नहीं चाहता है। और वो चीज काम को भी अफेक्ट करने लगती है। मेरे तो हेल्थ पे चला गया था। मैं तो हेल्थ इतनी गड़बड़ हो गई थी कि फिर मैं पिछले 2 साल से आई बीन वर्किंग टू रिकवर माई सेल्फ फ्रॉम दैट स्टेज। एंड व्हाई बेंगलुरु फ्रॉम ऑल द प्लेसेस? बिकॉज माई पार्टनर इज फ्रॉम बेंगलुरु, एंड प्लस ऑल्सो जो शांति चाहिए थी, जो वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा है। जैसे मैं बाहर बैठ के बात कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक मेरे अलावा कोई भी बाहर बैठा होगा इस समय। टाइम बहुत है खुद के साथ लिखने का, तो अभी कुछ भी नहीं है, तो आप जो है ना बैठ के लिखे जा रहे हो फ्यूचर के लिए। बैंगलोर मतलब बढ़िया जगह है अगर आप जॉब ना कर रहे हो तो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जाते 4 घंटे ट्रैफिक में ही रहना पड़ेगा फिर। हाँ, नहीं, यहाँ पे घर से निकलना होता नहीं है। हाँ, सो वी वॉक एवरीवेयर। हम लोग सिनेमा भी देख के आ रहा हूँ, अभी फिल्म देख के आ रहा हूँ, तो चल के गया, चल के आया। दिन की वॉक भी हो जाती है। मतलब इस हफ्ते जो चल रहा है उसके ऊपर आते हुए कि 10 साल पहले एक दूसरी पंजाब की पिक्चर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे आप। Always overstepping his boundary, trying to please higher ups. बिल्कुल मैं चमचा हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर का चमचा होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं तो मेरी पहली फिल्म आज तक बैंड मतलब रिलीज नहीं हुई है। CBFC हैज आल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज्ड ओवर द इयर्स। पहली बार आई वेंट इन फ्रंट ऑफ द कमिटी, रिवाइजिंग कमिटी वाज सत्या, विद राम गोपाल वर्मा। और सत्या आई थिंक मेन स्ट्रीम की पहली फिल्म थी, इसमें चूतिया वर्ड इस्तेमाल हुआ था। हमारे यूपी में जो चूतिया वर्ड है ना, उसका मीनिंग बेवकूफ होता है, उसका और कोई मीनिंग नहीं होता। क्या कहते हो चूतिया? द वे इट साउंड्स, बहुत लोग उसके बहुत मतलब निकालते हैं जिनको पता नहीं है। हमारे यहाँ बहुत आम तौर पे बोला जाता है और वो कोई पर्सनली नहीं लेता। तो जो पहली बार सत्या के टाइम गया था मैं CBFC, रामू जी को नहीं मालूम था, उनको किसी प्रोड्यूसर ने बोला यार तुमने इस फिल्म में चूतिया शब्द इस्तेमाल किया, सेंसर से पास नहीं होगा। मैंने कहा कैसे नहीं पास होगा, ये वो करके। इसलिए मैं साथ में गया था और हिंदी डिक्शनरी लेके गया था और शब्द को उसमें दिखाया, इसका मतलब ये होता है, और वो पास हो गया। एडेड फिल्म थी। नेक्स्ट टाइम था वाज व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन वाटर, दीपा मेहता की फिल्म थी, मैंने हिंदी डायलॉग्स किया था। तो उसकी जो कहानी है आज तक किसी को नहीं मालूम है। एक आदमी थे, एक इंसान थे, इनका नाम था राकेश
तो फॉरेन क्रू ज्यादा था, किसी होटल में रुके हुए थे स्विमिंग पूल पे, फॉरेन क्रू, सूरज आया बाहर, दे वुड लाउंज अराउंड सन बेदिंग इन देयर बिकनीज और इन देयर स्विमिंग ट्रंक्स ऑल दैट। तो बनारस के, तो उनको लगा यार ये कमाल है, लोग चड्डी में घूम रहे हैं, तो भाई साहब अपना अंडरवियर पहन के आ गए, लॉबी में घूमने लग गए। तो बहुत ऑफेंसिव था, वो इतना ज्यादा ऑफेंसिव था कि उनको बोला गया जाने को। वो थे, उन्होंने एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फिल्म के 2-3 लाइनें जो है लीक कर दी, जो हमारे यहाँ, जो कबीर ने कहा है बना काशी के बारे में कि रान सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो पावे काशी। 100, 150, 200 साल से पहले की चला आ रहा है, कहा जाता है। अब उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर के प्रोटेस्ट चालू हो गया ओवरनाइट, जो 2 दिन पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक कमेटी बनाई गई, काशी संस्कृति सुरक्षा संघर्ष समिति ऐसे करके कंपनी बनाई गई, और वहां से प्रोटेस्ट चालू हुआ। वो अननेसेसरी प्रोटेस्ट, शूटिंग रुक गई, सारा सब कुछ रुक गया, एनबी मिनिस्ट्री जाना पड़ा। शेषाद्रीचारी थे जो उस समय आरएसएस के चीफ थे, उनको जाके मेरे को पूरी स्क्रिप्ट नरेट करनी पड़ी। उसमें से ना एनबी मिनिस्ट्री ने बोला कोई दिक्कत है, ना शेषाद्रीचारी ने बोला कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी समहाउ फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। यूपी में उस समय कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, और फिर वो फिल्म बाद में इंडिया में बनी ही नहीं, वो श्रीलंका में जाके शूट। दैट वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सेंसरशिप। फर्स्ट वाले पे मैं एक ट्रिविया देता हूँ। सत्या केबल पे आ रही थी, जी टीवी पे, तो 9 बजे हाँ। आने वाली थी। तो इतना प्रोटेस्ट किया माँ बाप ने कि बच्चे देखेंगे वगैरह, उन्होंने वो 11 बजे शिफ्ट कर दी रात को। 9 बजे एक स्लाइड आई, ये पिक्चर 11 बजे के बाद होगी बिकॉज ये एडल्ट फिल्म है और बच्चे जब सो जाए स्कूल के लिए तब ये फिल्म देखें, ऐसा। हाँ, बट ये एक्चुअली क्या है, हम लोग जब बचपन में दूरदर्शन पर फिल्म देखते थे तो रात को एडल्ट फिल्म दिखाई जाती थी। फिर 5 का हुआ, 5 में पहली बार बिकॉज एज ए डायरेक्टर मैंने फेस किया था, और वे उस समय तक सेंसर उस समय समझ में नहीं आता था। कोई एक मास्टर जी थे, कोई टीचर थे किसी कहीं के, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी फिल्म क्या है, व्हाट डज सिनेमा मीन टू यू। तो मैं भी ऐसे ही था, मैंने कहा सर इट मीन्स मेनी थिंग्स टू मी, व्हाट डज इट मीन टू यू। तो उन्होंने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सिनेमा इज हेल्दी एंटरटेनमेंट, तुम्हारी फिल्म ना हेल्दी है ना एंटरटेनिंग। तो वो उसका मेरे पास जवाब नहीं था, मैं क्या जवाब देता। मैं बोला नहीं सर ये ऐसा हुआ है, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, हमने उसको फिक्शनलाइज किया, ये वो करके। उन्होंने बात नहीं सुनी। तो उस समय अगर आप 2000 वो 1-2 का पढ़ोगे, उस समय जो हमने जाके पहली बार बात किया था मीडिया से सब कुछ, तो मैंने सिर्फ उनका ही नाम लिया था, उनका नाम कुछ राउत करके था। मुझे नहीं मालूम था प्रोसेस क्या है तब। अभी भी 80% फिल्म मेकर के साथ वही होता है, उनको नहीं मालूम प्रोसेस क्या है। तो वो लोग वो पहले राउंड में ही फंस जाते हैं, और वो फिल्म को या तो काटते हैं, हाँ, नहीं तो उनको समझ नहीं आता क्या करें। जनरली द प्रेशर ऑल्सो कम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। उस समय खास तौर पे, अभी कम हो गया है, अभी इसलिए कम हो गया है क्योंकि बहुत सारी एडल्ट रेटेड फिल्म्स लाइक एनिमल, धुरंधर, ये सब ब्लॉकबस्टर हो गई, तो अभी ए सर्टिफिकेट से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। बट उस समय सबको यूए या यू चाहिए होता था, तो उसके लिए फिल्में कटती थी, और जो कुछ फिल्में होती थी वो रिवाइजिंग कमेटी में जाती थी। तो हमारी फिल्म जो है रिवाइजिंग कमेटी में गई और 5 क्लियर हो गई, उसके बाद रिलीज नहीं हुई। वो सेंसर की वजह से नहीं, वो किसी और कारण से। असली फेस किया था मैंने ब्लैक फ्राइडे के टाइम। ब्लैक फ्राइडे में क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव, जो पहली कमेटी होती है देखती है फिल्म, देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। वो ब्लैक फ्राइडे के बाद समझ में आया, जो पहली एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जो वॉलंटियर करते हैं कि हम बनना चाहते हैं, एंड दे हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ होल्ड सम काइंड ऑफ अ जॉब और समथिंग एल्स। वो ऐसे ही नहीं हो सकते जो खाली घर पे बैठे हो, या कुछ फिल्म इंडस्ट्री के होते हैं, या कोई टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और जनरली दे वांट टू कीप द जॉब्स एंड दे गेट टू वॉच फिल्म्स इन द फुल फॉर्म। एक मेरा दोस्त था सेंसर बोर्ड में, मैंने कहा तू क्यों सेंसर बोर्ड का मेंबर है? बोलता है यार पिक्चर कटने से पहले देखने को मिल जाती है। तो जनरली ऐसा था। ब्लैक फ्राइडे जब गई तो पहली कमेटी ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, बिकॉज उनके लिए एकदम नई चीज थी कि ये क्या फिल्म है जिसमें बाल ठाकरे का नाम लिया जा रहा है, दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जा रहा है, अडवाणी। रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म देखा, और रिवाइजिंग कमेटी का ये ओपिनियन था कि फिल्म जो है सारे डॉक्यूमेंटेड चीजों के ऊपर बेस्ड है, बुक जो मार्केट में आ चुकी है उस पर बेस्ड है, बुक सेंसर नहीं है, फिल्म सेंसर नहीं कर सकते। रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म पास कर दी। फिल्म पास कर दी, 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, 25 जनवरी को प्रीमियर था। जब हम प्रीमियर पे गए तो कोर्ट ऑर्डर आया, और कोर्ट ऑर्डर बहुत जेन्युइन ग्राउंड पे आया था कि ये जिस फिल्म जिस केस पे बन रही है उस केस का डिसीजन नहीं आया। द अक्यूज्ड आर स्टिल अक्यूज्ड, हाँ, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। एंड सेबेस्टियन जो लॉयर है, जो ह्यूमन राइट्स लॉयर भी है, उन्होंने कहा पहले तो हमें लगा ये फिल्म क्यों रोक दी गई है, तो पहले तो मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर वो बात हुई तो उन्होंने समझाया कि यहाँ पे एक जेन्युइन रीजन है कि तुम्हारी फिल्म उनको, उन एक्यूज को कन्विक्ट दिखा रही है, मतलब कन्विक्ट कर रही है। जो कोर्ट में कन्विक्ट नहीं हुए तो फिल्म जो है अभी रिलीज नहीं कर सकते।
क्या हुआ था कि फिल्म के प्रिंट्स निकल चुके थे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिल्म हो गई पायरेट। तो फिल्म काफी लोगों ने देखी। जजमेंट आने के बाद जो है फिल्म फाइनली रिलीज हुई, और उसमें से पहली बार गालियां कटी। पवन मल्होत्रा टाइगर मेमन का कैरेक्टर गाली देता है, मैं अक्खा मुंबई जला देगा, माँ की हाँ। गाली देता हूँ, म्यूट हो जाता है। Midday had given the film to Reliance. Midday was like a solo producer and they had produced a film. Then they wanted to produce another film again. They believed in documenting everything, but Reliance was like, yeah, let's not like fight on this. Mute 2-3 गालियां, बाकी तो आपको सब कुछ अलाउ कर रहे हैं, सबके नाम लेना अलाउ कर रहे हैं, सब अलाउ कर रहे हैं, गालियां म्यूट कर दो। हमने कर दिया। हमारी फिल्में थी जैसे गुलाल। गुलाल में जो एक डायलॉग जो है उन्होंने म्यूट किया, जो फिल्म में अभी भी है, मतलब म्यूटेड डायलॉग अभी भी है। वो तो आपका चश्मा गोल गोल क्यों है, बोलता है वही जिनको समझ में नहीं आता, बेवकूफ लोग, उनके चश्मे गोल होते हैं, जैसे कि जॉन लेनन, अंबेडकर, गांधी, ये सब था। उन्होंने अंबेडकर, गांधी ये सब म्यूट कर दिया। उतना ही म्यूट हुआ, कटा कुछ भी नहीं, और वो भी रिवाइजिंग कमेटी में जाके हुआ। नाउ रिवाइजिंग कमेटी के बाद एक होता है एफकैट, गर्ल इन येलो बूट्स गई, उसमें कोई इशू नहीं हुआ। उसमें बस फिल्म को एडल्ट दिया और बोला कि आप जो है, मतलब मुझे एक पर्सनल लेवल पे एडवाइस दी, तो तुमको थेरेपी में जाना चाहिए ऐसी फिल्म बनाते हो। सबसे मैजिक था गैंग्स ऑफ वासेपुर। एक सीक्वेंस में, बिकॉज इट सीम्ड वेरी वायलेंट, जहाँ पे जो बड़ा भाई है सरदार खान का, वो आंख में चाकू घोंपता, जो साउंड था, तो उन्होंने कहा ये बहुत वायलेंट लग रहा है, अप फ्रंट है स्क्रीन पे, इसको क्या कर सकते हैं, वी डोंट वांट टू कट एनीथिंग, सो आई ओनली सजेस्टेड दैट लेट्स म्यूट द साउंड। तो साउंड म्यूट कर दिया, तो इसका वायलेंस कम हो गया। Yeah, it takes away. I was surprised. They cleared the whole film. They said this film has made us proud internationally, and let's clear the film. My first heavily censored film, nobody will believe it, was Bombay Velvet. So Bombay Velvet heavily censored इसलिए थी, one because the cost ज्यादा था और स्टूडियो को U सर्टिफिकेट चाहिए था. They didn't want A सर्टिफिकेट. एंड पहला नीलानी जी उस समय सेंसर बोर्ड चीफ थे, उन्होंने खुद बैठ के ट्रिम किया कि जो इंटेंस पैशन था हमारे दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, ये वो करके खुद म्यूट किया, विच आई डिड नॉट एक्सेप्ट। रिवाइजिंग कमेटी में भी वो दोबारा आके बैठे, जबकि ऐसा होता नहीं। रिवाइजिंग कमेटी इज मेड ऑफ प्रोफेसर्स, सम लॉयर्स, especially people who are seeing the film for the first time. and especially people who are seeing for the first time. And the censor board chairman cannot sit there. Who has already seen the film before, he cannot sit in the revising committee again. बट ये पूरी स्क्रीनिंग हुई, वो दोबारा बैठे, उन्होंने कहा ये भी काटो, वो भी काटो, वो भी काटो। बहुत ज्यादा उस समय सबको मालूम है क्या हो रहा था इंडस्ट्री में, और बहुत बुरी तरह काटा गया। उसके बाद वो डिले किया उन्होंने फिल्म को, और जो भी स्टूडियो फॉक्स की फिल्म थी, ये था कि उन्होंने फिल्म ऐसे काटे कि हम एफकैट पे ना जा सके। एफकैट वाज द नेक्स्ट स्टेज वेयर देयर इज ऑलवेज वन रिटायर्ड जज हु सिट्स इन एफकैट। वो बंद कर दिया ना अभी। हाँ, वो प्रोसेस ही हटा दिया वो। हाँ, फर्स्ट कमेटी में तो अक्सर ये होता था कि फिल्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालते थे, बिकॉज क्या होता है कि जब फर्स्ट कमेटी फिल्म देखती है, तो फिल्म देखने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, विच इज द सेंसर स्क्रिप्ट। वी कॉल इट द सेंसर स्क्रिप्ट। एक आदमी होता है जो स्पेशलिस्ट होता है, दे आर डेजिग्नेटेड, वेरियस पीपल आर डेजिग्नेटेड बाय द CBFC, हु राइट द फाइनल फिल्म के सारे डायलॉग्स, म्यूजिक, हर चीज लिखते हैं। तो सेंसर स्क्रिप्ट पहले जाती है, और सेंसर स्क्रिप्ट स्क्रीनिंग के पहले पढ़ी जाती है। तो जो कमेटी होती है वो पहले पढ़ती है, तो उनको बेसिकली जहां भी कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल लगता है उसको पहले से मार्क करके रखते हैं। फिर स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में देखते हैं कि उस चीज का इम्प्लीकेशन क्या है, उसके बेसिस पे या तो क्रॉस कर देते हैं, या फिर जो भी है वो सारे पॉइंट्स बनते हैं। स्क्रीनिंग के बाद कमेटी के जो 4 लोग होते हैं उनका डिस्कशन होता है। फिल्म मेकर बाहर बैठा होता है, जब उनका डिस्कशन खत्म हो जाता है, तो जो RO होता है, विच इज कॉल्ड द ऑफिसर, वो सारे डिस्कशन का एक समेशन निकालता है। फिल्म मेकर को अंदर बुलाया जाता है, बोलता है हमें ये ऑब्जेक्शन है, आपको क्या चाहिए। मैं U सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्शन है, A सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो ये चीजें आप रख सकते हो फिल्म में। जो भी वो बोलते हैं हम चले जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते फिल्म के साथ जब तक हमारे पास वहां से सेंसर कमेटी से लिखा हुआ नहीं आता कि ये कट से, ये कट से, ये कट से, ये कट से, ये चीज से ऑब्जेक्शन है US सर्टिफिकेट में। और अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज they give you an option to make voluntary cuts and represent the film. So I don't take voluntary cuts. Generally what happens is जब तक वो लेटर नहीं आता, आप जो है रिवाइजिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर रिवाइजिंग में गया, वहां से जब तक लेटर नहीं आता, आप एफकैट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारी पॉलिटिकल फिल्में, ऐसी फिल्में एफकैट में क्लियर होती थी। लास्ट स्टेज इज गोइंग टू द कोर्ट। उड़ता पंजाब के टाइम आई वाज मेकिंग माय ओन फिल्म,
विच इज रामन राघव। रामन राघव क्लियर होने के लिए रामन राघव को रिव्यू कमेटी ने पास नहीं किया, उन्होंने रेफर कर दिया रिवाइजिंग में जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला क्या काटना है क्या नहीं, उन्होंने रेफर कर दिया आप रिवाइजिंग में जाइए। दे डिड नॉट वांट टू टेक द ओनर्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट फायर्ड। और जनरली क्या होता है ना, जिस ऑफिसर का साइन होता है, तो जैसे कोई भी आदमी कहीं भी उठ के खड़ा हो जाता है ना कि ये फिल्म ने हमारी कम्युनिटी को ऑफेंड किया, इसने हमारी कम्युनिटी को ऑफेंड किया, तो उसका रिप्लाई उसमें सेंसर बोर्ड भी अटैच्ड होता है। सीबीएफसी के ऑफिसर जिसका साइन है उसको भी जवाब देना पड़ता है, उसको भी नोटिस जाता है। एंड जनरली कोई ऐसी फिल्म जिसमें से 15 जगह से नोटिस आ रहा है तो उसपे सबको सबकी हालत थोड़ी इधर उधर होता है। प्रोड्यूसर भाग रहा है, डायरेक्टर भाग रहा है, सीबीएफसी के लोग भी भाग रहे हैं। बेसिकली उसको पिटिशन डाल के एक कोर्ट में लाना होगा फिर, जो 15 ऑब्जेक्शन हाँ, एक कोर्ट में लाना होगा। तो जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट्स समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन सेंसर बोर्ड दे डोंट वांट टू अननेसेसरी, बिकॉज मैंने क्लियर किया मैं इसमें फंसूं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटाऊं, सो दे ऑलवेज पुट द ओनस ऑन रिवाइजिंग कमेटी। और रामन राघव मुझे याद है एफकैट में क्लियर हुई थी फाइनली जाके, और उस समय एफकैट में शाजिया इल्मी थी, शी वाज इन एफकैट एंड देयर वाज अ रिटायर्ड जज, दे क्लियर्ड द फिल्म। जब तक रामन राघव क्लियर हुई एंड आई केम बैक, तब पता चला उड़ता पंजाब जो कट रही है। मैं अपनी फिल्म में बिजी था तो मैंने उड़ता पंजाब देखी तक नहीं थी। तो मैं कहा ऐसे कैसे कट रही हो तुम लोग, इतने सारे कट्स एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो, सारा सब कुछ काफी सारी चीजें हो रही थी। सो दैट वाज द टाइम वी यूज्ड ऑल द थिंग्स। और द फिल्म जो है बोला कि नहीं कही है रिवाइजिंग से एफकैट में जाने नहीं दे रहे, कि रिवाइजिंग से एफकैट में जाने के लिए पेपर चाहिए कि रिवाइजिंग को क्या क्या ऑब्जेक्शन है। वो पेपर बोला गया कि प्रहलाद जी ने ऐसे खोल के दिखाया है मेरे पास, दूंगा नहीं ना, बिकॉज दे डिलेड टिल द रिलीज व्हेन यू आर डेस्परेट, सो you accept the cuts, right? It reached a point where release date had come, marketing का limited budget होता है, just spending the money, खर्च हो चुका था, फिल्म रिलीज करनी थी, they were on the verge of accepting the cuts. At that time we tried to talk to NB ministry, nothing happened. So I was like, can I see the film? So I saw the film and I was like, why is this film, why do they have a problem with this film? आईएनबी में कौन थे अनुराग भाई उस टाइम पे? अरुण जेटली जी थे, वो वाटर के टाइम भी वही थे। मेरे को तो आपका वो ट्वीट याद है कि नरेंद्र मोदी आई हैव 2 वर्ड्स फॉर यू उड़ता पंजाब। मुझे याद नहीं, मैं ट्विटर पे जाता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या वो बहुत आइकॉनिक था वो फिल्म। उस समय जो है। वी डिसाइडेड बिकॉज वी वर नॉट बीइंग अलाउड टू गो टू इवन एफकैट और एनीथिंग एल्स, सो द टीम स्ट्रेट वे वेंट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट। इट कॉट ऑन एंड द हाई कोर्ट जजमेंट वाज इन द उड़ता पंजाब फेवर। हमें एक छोटा सा कुछ एक चीज म्यूट काटनी पड़ी थी, where he starts peeing on the audience or something like that. I don't remember that exactly. And then after that, there was a lot of repercussion. Mr. Jaitley had to resign at that time, and there was a new NB minister who came in. तो ये प्रोसेस था और ये प्रोसेस अच्छा खासा वर्किंग था। फिर then came a time where FCAT was removed. So now it became one committee, second revising committee. After that, if you really want to elongate it, go to the court. Yeah. Now, court is something that's not in the hands of anyone. You don't know what decision will be taken. पर सर जितना मैं अभी इस फिल्म के बारे में बात करूं, जो कोर्ट ले गया था हनी इनको, जब पहली बार कोर्ट गई है फिल्म, तो उनको वही मॉलीगॉडल किया कि भाई कोर्ट से बाहर आ जाओ, हम फिगर आउट कर लेते हैं वो। फिर ऐसा हुआ कोई फिल्म फेस्टिवल में जानी थी, फिर बोला नहीं फिल्म फेस्टिवल नहीं, the film was announced at the TIFF. हाँ TIFF। So क्या generally, so I think that's where at the film festival you don't need to take a censored film, because see पहली चीज है क्या है कि if you want to premiere at a festival, if you have a censor certificate, festival won't accept the film. तो फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई, वो सेंसर के लिए उन्होंने फिल्म में डाल दी। फिर वो फिल्म क्या थी, उस पे किस लेवल पे ऑब्जेक्शन आया। Hani says that Prasoon Joshi had an objection with the film. Prasoon had not seen the film, because I know in another case also, chairman doesn't see the film. He gets a report. On the basis of the report, an arbitrary decision can be taken, which was done. And arbitrarily उन्होंने कहा फिल्म ऐसी है, विड्रॉ कर लो। क्या रीजन है, क्या है, नहीं मालूम। ये आज भी मतलब when I spoke to Hani, सब कुछ जो रीजन दिए जाते हैं वो रीजन एक तो दिमाग में घुसते नहीं। When I saw the film, I was like, इस फिल्म में प्रॉब्लम क्या है? अगर गवर्नमेंट को इश्यू होगा तो ये फिल्म तो कांग्रेस के टाइम की है। ऐसा देते ना कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा, और वहां पे देखो ऐसा होता है नहीं, कि वो हमेशा होता है, वो हमेशा यही इशू दिया जाता है। मेरा हमेशा कंटेंशन यही होता है कि भाई आप बताओ, आप यही स्टेट में आईपीएल मैच कर रहे हो, 70-80 हजार लोगों का स्टेडियम भर रहे हो, 2 राइवल टीम्स एक साथ लोग खेलेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, उसमें क्लैश होगा, बहुत कट्टर फैन बेस है, वायलेंस भी होता है, पीट पिटाई भी होती है, स्टैम्पीड भी होता है। ये आप हर साल मौज मस्ती में कराते हो। 240 जन पीवीआर में फिल्म देख के उसके बाद करेंगे क्या?
There is no scope for violence. It is used as an excuse. Excuse, yeah. It is a loophole that's used as an excuse. But Yeah. my thing is like, what happens is the body doesn't have a face. Yeah. And when the body has a face, that face is never making a statement or putting out a reason. Say, for example, if body's face is the chairman is Prasoon Joshi, he's not made any statement on any of the films that have been stopped or let go of. So at the end of the day, while removing FCAT, it's a Kafkaesque thing. आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, एक काफकाइस्क मेज है वो. आप उसमें से एक सिंगल ऑफिसर को उठा ही नहीं सकते हो, बोल ही नहीं सकते हो उसकी गलती है, क्योंकि वो सारे नौकरी कर रहे हैं और वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं. तो Procedure. मैं इसी सेंसर के प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं. तो से फॉर एग्जांपल जो 2023 में एक फिल्म सेंसर में क्लियर हुई थी, कैनेडी, जो कमेटी थी बैठी, उस कमेटी ने साफ साफ बोला कि सर देखो ये आपकी फिल्म है, ये एडल्ट है, आपको एडल्ट सर्टिफिकेट चाहिए था. उन्होंने 2 ऑब्जेक्शन लिए. उन्होंने कहा कि एक तो लिविंग फॉरेन डिग्निटरी का नाम निकाल दो, विच इंक्लूडेड डोनाल्ड ट्रंप एंड दाऊद इब्राहिम. वाह, दोनों मतलब काफी अपने अपने फील्ड के एक जैसे मास्टर्स. एक फॉरेनर है, एक डिग्निटरी है, अपने अपने फील्ड के दिग्गज. और हमने बोला कि माँ से रिलेटेड कोई गाली नहीं होनी चाहिए. हमने वो चीजें निकाल दी. बाकी सब कैनेडी में इंटैक्ट है. ये 23 की बात है, तो ये हम 26 में बैठे. सेंसर बोर्ड की जब भी कोई नई गाइडलाइंस आती है, सबको फॉलो करना पड़ता है. पहले ये सब पब्लिक होता था, मतलब पिछले 3 साल से गाइडलाइंस पब्लिक नहीं है. बट द गाइडलाइंस कीप चेंजिंग एवरी 2-3 months बेस्ड ऑन मास पब्लिक रिएक्शन टू अ फिल्म और अ पॉलिटिकल रिएक्शन टू अ फिल्म. कि अभी आपको नहीं मालूम आपकी फिल्म क्यों रोकी है, क्योंकि वो आपको बताते नहीं है, घोस्ट करते हैं. सो द थिंग इज नाउ द गाइडलाइंस आर सच एंड एवरीथिंग इज सच. Say for example, if I am the filmmaker, I'm literally no position to say इस आदमी ने मेरी फिल्म रोकी है, उसने मेरी फिल्म रोकी है. For example, हनी को कोई रीजन नहीं दिया गया है. 1-on-1 दिया जाएगा, राइटिंग में कभी नहीं. 1-on-1 भी तभी दिया जाएगा उसको डायरेक्टली नहीं, because he's a filmmaker who's invested, because he's from the place where the film is based. Yeah. They withhold the power because there are no guidelines and you don't know at what stage. Because जो पहली कमेटी होती है, I can very clearly absolve them. Sitting here as a filmmaker who has dealt with it for so long, वो जब भी कोई ऐसी फिल्म देखते हैं वो डर जाते हैं. तो रिपोर्ट लिखते हैं कि ऐसा 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 ऐसा. बहुत सारी चीजें लिखी जाती है उसमें. उसमें जो चीज का कोई मतलब भी नहीं है ना, वो भी लिखा जाता है. जो लीगल प्रैक्टिस अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुद शुरू कर चुके हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे निशांशी में गाना था कि अर्जुन के जैसा निशाना यहाँ सबका, तो बोला अर्जुन नहीं बोल सकते. अब नॉट, दिस इज वेरी आर्बिट्ररी. दिस इज बेस्ड ऑन एजम्पशन कि इस पे प्रॉब्लम होगी. ना तुरंत बोलो. So what happens is the censorship starts at a very early stage as self-censorship out of fear. Filmmakers are living in fear. Not more than filmmakers. There's a production house is living in fear. Producers living in fear. नहीं, पर हम लोग बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको देख रहे हैं, जो मतलब रियलिटी शो में आते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं हमारी नेशनल ड्यूटी है, हमको 2 दिन में निकाल दो, हमारी पेमेंट क्लियर हो चुकी है. तो ये जो एमपी है जिनकी बात कर रहा हूँ, वो खुद फिल्म के एक्टर हैं. तो इनको थोड़ी बहुत मतलब शर्म नहीं आती कि अपने इंडस्ट्री के साथ नहीं खड़ा रहा जाता? यार वो तो वहां तक तो बात पहुंच ही नहीं सकती. प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी मालूम है क्या है कि आप ये वीटो पावर किसके पास है ना, ये किसी को नहीं मालूम. ये जनरली चेयरमैन के साथ होती है, लेकिन वो भी 100% मेरे ख्याल से नहीं होती है. काफी जगहों पे आईएनबी मिनिस्ट्री ने वीटो किया है, बट इन द प्रोसेस देयर इज नो ऑफिशियल वे और चैनल फॉर द आईएनबी मिनिस्ट्री टू सी इट, बट दे हैव वीटोड. तो एक्चुअली किसी को भी नहीं पता. अगर आप किसी को सेंसर में जानते भी हो ना, तो उसको भी नहीं पता कि, बस उसको इतना मालूम है कि ये फिल्म बाहर नहीं आएगी, हमें बोला गया. नहीं, पर उसको दिख रहा है कि कौन सी फिल्म में बाहर आ रही है, तो दिस सेंड्स अ क्लियर सिग्नल कि आप वेरी क्लियर सिग्नल. इट्स अ वेरी क्लियर. It's like that circle of reinforcement कि सेंसरशिप का भी reinforcement होता है, because आप एक ही तरीके की पिक्चरें रिलीज करते हो, तो आप सेल्फ अपने आप ही एज अ डायरेक्टर आई एम श्योर यू आल्सो थिंक कि अच्छा इसी तरीके की पिक्चर बनेगी, तो वो सिस्टम धीरे धीरे अपने आप को ही reinforce करने लग जाता है, and it becomes like that. Kunal had said in one of his sets where you say कि तुम अगर कहीं सेट करने जा रहे हो, परफॉर्म करने जा रहे हो, and somebody says तेरा वेन्यू जला देंगे, तो तुम्हें बंद करते हैं instead of the person जो threaten कर रहा है. So if there is a possibility of, let's say, Arjun creating a problem in a particular community or in a particular group of people, they are not going to stop the culprits or the troublemakers. और अर्जुन कपूर नहीं, इसके बहुत सारे फ्लिप साइड्स पे होते हैं. आपको नोटिस आता है कोर्ट से, वारंट होता है, हाँ आपको जाना पड़ता है,
और जब आप वहां जाते हो यू आर ट्रीटेड लाइक ए सेलिब्रिटी। बेसिकली उनको फोटो खिंचानी थी, वो चाहते थे कि मेरे बोलने पे आए हैं। See, ये बहुत छोटी Okay. सी चीज है, हम्म बट ये होता है। वो जो हिंदी फिल्म का सबसे फेमस, सबसे मोस्ट यूज्ड डायलॉग है कि ऊपर से ऑर्डर है। हाँ हाँ, आई एम सेइंग ऊपर कौन बैठा है ये किसी को नहीं मालूम, किस ऊपर किसी से को नहीं आया है, मालूम। क्योंकि ऊपर बहुत सारे हैं। एनीबडी who's an employee, who's a government servant, who's anything else cannot take any call. It's not in their hands. Yeah, क्योंकि हम yeah, लोग that's बहुत true. बार लड़ चुके हैं, हम बहुत बार नेगोशिएट कर चुके हैं, और हमेशा जो है लिटरली जो आदमी सामने बैठा है he turns out to be a person who understands. और मेरे को लगता है अनुराग, ये लॉयर्स अपना काम भूल गए हैं। लॉयर्स का काम ये नहीं है प्रिडिक्ट करना कि कौन सी कम्युनिटी हर्ट होगी, कौन सी कम्युनिटी आउटरेज Exactly. करेगी। That's my biggest problem. उनका काम है हाँ, बताना कि ये फिल्म में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि नहीं। Most of the lawyers sitting in big corporate houses and big OTT, they draw a very fat salary. And to justify the fat salary that they draw, they create reasons. सर मेरे को तो कभी कभी लगता है कि वही लोग किधर से केस करा देते होंगे कि मेरी अपनी जॉब रखनी है, मेरे को किसी और को देना है। जो हॉलीवुड से फिल्में आती है उसमें अमेरिका इज ऑलवेज सेविंग द वर्ल्ड। Yeah, Yeah. absolutely. For me personally, individually, the biggest propaganda films are Zero Dark 30, Hurt Locker. Hurt Locker, yeah. Yeah, I'm saying same filmmaker, Catherine Bigelow. अदर गाय यार जो who was in this one यार, अपना बहुत फिल्म बनाता है, क्लिंट ईस्टवुड, रिचर्ड जूल। Richard Jewell is like proper propaganda film for firearms. However, I would like to note here that even though Hollywood does a lot of propaganda films, They do it very classy. नहीं, well, some of the biggest dissenters and politically Also of that. vocal people are also there in Hollywood. Like you can look at Javier Bardem. Javier Bardem has been so vocal about the genocide which is happening. I'm saying we cannot compare ourselves there in the sense like, what happens is there you have the liberty, the constitution में जो है उसको कहीं ना कहीं मतलब वो तंग करेंगे आपको, लेकिन constitution not just allows you, your law and order does its job. There is a possibility of somebody who kills a man like George Floyd to be sentenced to 22 years in prison. यहाँ पे तो I really don't think that is even a possibility. There's a bunch of people who are opportunists, who swing either ways. Whoever is in power use it as an opportunity. उनका वो अपना बैंक बैलेंस इन्फ्लेट करने के लिए करते रहेंगे। कुछ लोग हैं जो जिनके ऊपर उस तरह का प्रेशर है जैसा मैं फेस कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशर में आके they do things what they are asked to do. Third option is to be silent, disappear. But nobody is like asking Aditya Dhar to make a movie like Dhurandhar, but he's still making अपने voluntarily. नहीं, but I'm saying the filmmaker जो चाहे वो करेगा, उसका अपना चॉइस। वो क्या रीजन है क्या नहीं है वो तो मैंने बहुत लोगों से पूछा है। See, when I got tired of it, then I wanted to step out. लेकिन मैं अपने बहुत सारे उनको जानता हूँ जो फिल्म मेकर्स को मैं इतने करीब से जानता हूँ, जब उनको जस्टिफाई करते हुए देखता हूँ तो फिर एक पॉइंट पे लगता है कि यार कहाँ भी लड़ेंगे, कहाँ ही लड़ेंगे, क्या ही लड़ेंगे। पर अब आदित्य धर के तो ये हो रहा है ना अभी, जैसे इतने टाइम तक ये बिलसेरी पी रहे थे विवेक अग्निहोत्री के नाम पे, बिलसेरी ओरिजिनल बिस्लेरी आदित्य धर के रूप में। तो ये थोड़ा फिल्म की क्वालिटी तो ऊपर आई है, क्योंकि विवेक भाई के साथ तो ये था ना कि अब सीधा सीधा नंगा ही था एकदम प्रोपेगेंडा जो था। ये थोड़ा बहुत बुरा छुपा हुआ, दिया लेकिन था। विवेक भाई के साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए। हाँ। चलती रिक्शा से फेंक दिया। फिल्म मेकिंग में क्वालिटी थोड़ी इजाफा हुआ है उसमें। मैंने बंगाल फाइल्स के टाइम पे उनको मैसेज किया था, बंगाल फाइल्स में, कि सर आप जो पिक्चर बना रहे हो ना, आप सीधा जेनोसाइड के लिए जा रहे हो। आप पहले रायट पे आओ, पहले आप दंगे भड़काने वाली फिल्म बनाओ। क्या कुणाल, क्या हुआ था बंगाल फाइल्स में? क्या हुआ था, इसका नाम पहले दिल्ली फाइल्स था, लेकिन दिल्ली इलेक्शन निकल गए जब तक ये रिलीज कर पाता, तो इसने फिर दिल्ली फाइल्स का ही अगले दिन एक्टर्स वहां पे आए तो उसको बंगाल फाइल्स बोल दिया। तो अभी there is another files which is coming, वही बना रहा है ना, उसी का तो आ रहा है कुछ कोई तीसरी पिक्चर आ रही है, अयोध्या फाइल्स। ओ हाँ, नहीं, बीच में कोई लेडी बोल रही थी टस्किन फाइल्स में, आपने देखा नहीं कैसे गांधी परिवार ने लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया। मैंने बोला टस्किन फाइल्स। सर अबाउट धुरंधर आल्सो समवन सेड नो कि आपने धुरंधर नहीं देखी इसलिए आपको नहीं पता है क्यों हो रहा है ये चीज। कुछ कमी नहीं है हमारे देश में, सब कुछ अच्छा है। तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सर। डू यू थिंक कि वहाँ पे चेंज की जरूरत है, वहाँ पर अखिलेश यादव या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शायद धुरंधर नहीं देखी सर जी। अनुराग भाई ने अपना इतना जर्नी बताई, सेंसर वगैरह का सारा कुछ बता दिया। आप ऐसे अब सेंसर बोर्ड के बाहर क्यों नहीं खड़े हो जाते कि मैं मिनिमल कट्स के साथ फिल्म पास करा के दूंगा, कोई आए तो? जैसे दिल्ली जल बोर्ड के बाहर खड़े होते हैं लोग, किलो 5,000 में मैं करवा के देता हूं। And everybody in the censor committee
including people who sit in this office also understand it's not the final decision. Yeah. Yeah. Repercussion उनके ऊपर आएगा. लाइक मेरा जब भी सिस्टम से इंटरेक्शन होता है मैं उसको वही बोलता हूँ, सर हम तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हम तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ सर आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा है, ये ऑर्डर नहीं हो सकता, ये रिक्वेस्ट हो सकती है। आप इसको अगर ऑर्डर बोलोगे तो कुछ तो पेपर पे प्रिंट करके मोहर वोहर लगा के दो। तो मेरे को True. ऑफिसर बोल रहा है अरे सर वो टाइम गया। ये नया भारत है। मतलब कोई तो ऊपर वाला है, वो हाँ। ऊपर एक है कि दो है कि तीन है, कितने कमरे ऊपर वो नहीं मालूम, लेकिन ऊपर कोई है. Every single industry has this invisible Joshi ji type person who is like the survey server और वही decision. Now, maybe a person or maybe a group of people, I don't know, but somebody somewhere, even in education also, कौन सा syllabus pass होगा, कौन सी किताब book ban होगी, कौन सा वो होगा, ये सारी चीजें somebody from ऊपर is taking decisions. That's one of the key reasons why administration bureaucrats were supposed to be independent of political interference. लेकिन I don't think there is much difference there. नहीं, इंडिपेंडेंट तो जुडिशरी को भी होना था, लेकिन अनुराग सर, आपको जैसे फिल्में आती होंगी ना कि इसमें कितने कट होंगे, जैसे राफेल बोल रहा था कि बोर्ड के बाहर, वैसे कामरा को ना लोग कॉमेडियंस अपना वीडियो भेज देते हैं ऐसे कि ये मेरी शादी के ऊपर बिट है, इस पे कोई केस हो सकता है क्या? मेरे को 10-10 कॉमेडियन एक टाइम पे भेजते थे वीडियोस के, भाई तेरी लॉयर से दिखा ले। मैं बोला भाई मेरी वो लॉयर 10 साल से इसलिए है ना क्योंकि मैं उसको अपना वीडियो भी नहीं दिखाता। मैं उसको खाली पूछता हूँ कि भाई तू कर लेगी ना, वो बोलती है हाँ कर लेंगे ना, ये क्या है। वो मिनिमम गारंटी नहीं देती है, वो बोलती है देख अगर इनकी चुल होगी तो तू 5-10 दिन जा सकता है पर हम बेल ले आएंगे, पर मैं तेरे को सेंसर नहीं करूंगी। और मेरे को उसने एक बार भी सेंसर नहीं किया है कि ये हटा दो वो कर दो। तू एक बार बोल देता है कि वीडियो के साथ कुछ नहीं होगा तो कॉमिक को ऐसा लगता है कि ऊपर से मैसेज आया है हाँ कि मैं तो वीडियो पे केस नहीं आएगा। मैं तो बिना देखे बोलता हूँ भाई कुछ नहीं होगा डाल दे। एक बार हुआ भी था किसी के साथ, भाई आपको तो दिखाया था। मैं बोला हाँ पर अभी क्या ही प्रीएम्प्ट कर सकते हैं हम। For me, time for a disclaimer because last time जब हुआ था ना कि जब उड़ता पंजाब की लड़ाई हुई थी और इंटरव्यू दे रहा था, पीछे एब्सोल्यूट की बोतल पड़ी थी और उसमें पानी के लिए हम लोग यूज करते थे ऑफिस में, तो पूरा वायरल हुआ था कि वोडका दारू पी के बात कर रहा है। तो मैं भी सिगरेट रोल कर रहा हूँ, ये ब्रांड है, दिखा दूं क्या? ये अपने आप ही ब्लर हो गया। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, आनंद पटवर्धन बहुत लड़ा कोर्ट से दूरदर्शन पे, जैसे राम के नाम चले, बिकॉज उसको मिला था दूरदर्शन का स्लॉट पर दूरदर्शन चलाता नहीं था, तो वो कोर्ट ले गया दूरदर्शन को और फिर दूरदर्शन ने चलाया भी ऐसे, मतलब कोई संडे रात को आनंद पटवर्धन की फिल्म राम के नाम, जिसने मतलब काफी लोगों को काफी चीज करने के लिए जिंदगी में इंस्पायर किया। वो फिल्म को एंटी नेशनल बुलाने वाले कौन थे पता है आपको? पहले अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म देख के बोला था दिस इज एन एंटी इंडिया फिल्म, दिस इज टोटली एन एंटी नेशनल फिल्म। ये कब की बात है? 1992। और मैं फिल्म फेस्टिवल अच्छा। भी पूछ के बताता हूँ बिकॉज पटवर्धन वहां थे खड़े। 1991-2 की बात है यार। पटवर्धन तो हर जगह खड़े होते हैं। वो तो हाँ। जब उनको डेथ थ्रेट मिल रहा होता है वो उसी कमरे उसी में खड़े कमरे होते में हैं खड़े होते। मैं तो कुछ और बात कर रहा था। अमिताभ बच्चन जी का जब जिक्र आया था तो अमिताभ बच्चन जी का करियर इतना लंबा है कि इंडिया में कुछ भी होता है कहीं ना कहीं से वो उनके साथ बात जुड़ जाती है। इसके साथ भी बात जुड़ गई, आपको पता चला सतलज के साथ क्या बात जुड़ी उनकी? नहीं। बीजेपी के एक लीडर है बिट्टू, जो कि बेअंत सिंह के ग्रैंडसन है, जो बेअंत सिंह जिनको मार दिया गया था। तो उन्होंने ये बोला है कल मूवी को के खिलाफ, एक तरह से दिलजीत के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है कि ये वही दिलजीत है, वैसे तो कहता है मैं पंजाबियत के लिए खड़ा होता हूँ, और वहां जाके टीवी पे जाके अमिताभ बच्चन के पैर छूता है। ये वही अमिताभ बच्चन है जो कि राजीव गांधी के साथ खड़े थे उस टाइम पे जब 84 हो रहा था। तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बात जो है अमिताभ बच्चन तक आ जाती है हिस्ट्री में। 92, if I am not wrong, he was in politics. He was elected. इलाहाबाद सीट। He was a member of parliament. हम्म। So as a member of parliament, he must have given whatever statement. वो अमिताभ बच्चन के साथ बात जुड़े है क्योंकि मेरे को एक बहुत छोटे लेवल पे एक्सपीरियंस पर्सनली है कि कहीं भी किसी चीज में अगर साइड से भी मेरा नाम जुड़ता है तो मेरा नाम हेडलाइन में पहुंच जाता है। मैंने अंधेरी शिट पोस्टिंग का एक पोस्ट था सतलज के ऊपर कि फिल्म मैं नहीं देखना चाहता था फिर भी देखूंगा, मैंने वो रीपोस्ट किया, वो आर्टिकल बना, मैंने ऐसा कहा। आपने वो फिल्म देख ली है 3 बार ऑलरेडी। आप तो वो वाले बच्चे बन गए होगी, इसने ही किया होगा वो वाले जो कोई कांड करता है तो हाँ इसको वो आर्टिकल बना कि मैंने ऐसा कहा, जबकि मैं अंधेरी शिट पोस्टिंग का जो पोस्ट है उसको स्टोरी में शेयर किया है। किसी बड़े आदमी का नाम जोड़ते हो ना तो हेडलाइन बनने के लिए मदद करता है। वही जैसे भाजपा के नेता कहीं भी जाता है तो मोदी बोल देते हैं एक बार। नहीं, हम सिंह आज कोई भी कॉमेडियन कुणाल कामरा बोल दे, हाँ हेडलाइन बनेगी। To have that kind of a hope
इस तरीके का एक उम्मीद छोड़ देना जमाने में कि ऐसा भी पॉसिबल है, वो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत मुश्किल हो जाती है उस चीज को हजम कर पाना। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में क्या है जो हम एड्रेस नहीं करते, हम लोग डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते, थिएटर में रिलीज नहीं होती। थिएटर में डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। इतनी चीजें होती हैं, हर चीज पे अगर किसी और कंट्री में हो जाए तो हर चीज पे डॉक्यूमेंट्री बनती है, हर चीज को डॉक्यूमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन ये सब सब्जेक्ट्स का आप कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। प्राइवेट स्क्रीनिंग्स में थिएट्रिकली कोई भी डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं होती और हमारे बड़े फेस्टिवल्स में दिखाई नहीं जाती। सो हमारा एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो एक चीज है जो विच आई फील पर्सनली, इफ दे टॉक अबाउट, पहले के जमाने में लिटरेचर होता था, लिटरेचर सब कुछ डॉक्यूमेंट करता था, भले फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो। सिनेमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही हो जाती है। अब वो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल भी हो, डॉक्यूमेंटेशन हेरिटेज का भी हो सकता है, कल्चरल है, सोसाइटल है, या कल्चरल है। मैं थिंक जब हम बॉम्बे नहीं आए थे, जब हम बनारस में था या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, माय आइडिया ऑफ बॉम्बे केम फ्रॉम मूवीज बिकॉज आई सॉ बॉम्बे इन फिल्म्स। द आइडिया ऑफ बॉम्बे बिकेम एस्पिरेशनल, इट वाज आल्सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग, कल्चर, पीपल्स, प्लेस, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि सर ये नीचे जो बैठा है ये मयंक है, इसके चेहरे पे स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ इसका ऐसा रिएक्शन है कि इसका Z5 लॉगिन नहीं हुआ। पर मयंक भाई आपने सतलुज देखी? नहीं नहीं, मैंने आप मेरे बोल को सकते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ थोड़ा सा आवाज है आपके पास? नहीं नहीं, पहले हाँ बताओ। देखिए, मतलब सतलुज तो अभी चारों तरफ फैल चुकी है। हमारे वॉचमैन देख रहा था परसों फोन पे। बीच में ऐसा इंटरप्ट करने का सोच नहीं रहा था, मैंने ऐसे रील पे एक्सप्लेनर देखा है सतलुज का कि एग्जैक्टली है क्या वो। प्योर जेंजी वाला ये रिएक्शन था कि मैंने रील पे एक्सप्लेनर देखा है। हम लोग अब उसकी बात करते हैं, हम लोग सेंसर बोर्ड क्यों बोलते हैं, है तो सर्टिफिकेशन बोर्ड। और मैं इस हद तक जाता हूं बोलने के लिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप मेरी फिल्म को X रेटिंग दे दो, 25 साल के ऊपर के ही लोग देखें। लेकिन बोलते वो ऐसी तो रेटिंग हमारे पास है नहीं। दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने पास कर दिया, वो फिल्म थिएटर में चले, थिएटर का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम है फिल्म को प्रोटेक्ट करना। अगर सर्टिफिकेशन बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट देके पास कर दिया है, वो अपना काम करने के बजाय कि ये आदमी ऑफेंड हो रहा है, वो आदमी ऑफेंड हो रहा है, ऑफेंड तो हर कोई होता है। मैं तो बोलो कुछ लोग होते हैं जो समोसा देख के भी ऑफेंड हो जाते हैं। ये सब मैं पब्लिक को ऑफेंस बेचता हूँ। अभी पब्लिक जनता जो आजकल टिकट थोड़ी ना खरीदती है, ऑफेंस खरीदती है। मैं तो कह रहा हूँ कि सर सर्टिफिकेशन अब थोड़ा अलग तरह की आनी चाहिए कि इसको 50 साल से ऊपर के ना देखें, उस तरह की नहीं सर्टिफिकेशन उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अपने आप ही। सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है ना, वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आधे वो अभी तक वही क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज इट रियली हेल्प्स, not doesn't help the filmmaker but it helps the other side a lot because it literally describes cinema as healthy entertainment. अभी मेरे को आपकी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि साली डीओपी नहीं होता, कुछ डीजीपी होता है। बोलते सर होता है DOP होता है। चीजें बदलनी जरूरी है, वो बहुत जरूरी है कि सर्टिफिकेशन बोर्ड अपना काम करे, फिल्म को सर्टिफाई करे, बिकॉज एक्चुअली वो फिल्म को काट नहीं सकते हैं। वो फिल्म को तभी कट सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी फिल्म में एडल्ट कंटेंट हो और आप यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मांग रहे हो। और दूसरा, एडल्ट का डेफिनेशन जो है, मेरे को इस कंट्री में समझा के थक गया हूँ। मतलब सेंसर बोर्ड में पहले भी बोलता, मैं जैसे एडल्ट का डेफिनेशन 18 साल नहीं होता। एडल्ट का डेफिनेशन वो होता है जो आदमी खुद के लिए सोच सके। एंड वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर एवरीथिंग इज हैंडल्ड विद किड ग्लव्स। मतलब हम 50 साल के लोगों को पार्टी जो है बच्चा समझ के हमारे लिए डिसाइड करती है कि हमें क्या खाना चाहिए, पहनना चाहिए। जब आप ऐसी कंट्री में रहोगे और ऐसे वोट करोगे जहाँ पे आपके खुद के स्वयं के डिसीजंस, इट डजंट मैटर। मतलब उनके हिसाब से तो मैं भी एडल्ट नहीं हूँ आफ्टर 50 बिकॉज दे आर डिसाइडिंग फॉर मी। नो स्मोकिंग की जब सर्टिफिकेशन की वो कहानी सुना ना, कैसे आपने घुमा फिरा के हटाया था। पीपल डोंट बाय योर आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट, दे बाय इनटू योर कॉन्फिडेंस, which also means that आधे लोग जो है ना स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाते हैं। हमको एक तो पढ़ने के लिए जो कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए वो पढ़ते हैं, वो डायलॉग टू डायलॉग पढ़ते हैं, वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। और अगर कोई एक्टर को अच्छी लग गई तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। उनका एक्टर को अच्छी लगी तो फिर बिक जाएगी मार्केट, वो धंधा बताओ कितना होगा कितना नहीं होगा, कोई नहीं पढ़ता स्क्रिप्ट। सिमिलरली आई नो नोबडी वॉचेस द फिल्म। तो हमने सिर्फ इतना ही बोला, मैंने कहा सर पिक्चर का नाम नो स्मोकिंग है, एंटी स्मोकिंग फिल्म है। हाँ, और उस समय ही चालू हो रहा था वो, उस समय रीसेंट था बिकॉज उस समय मिनिस्टर थे रामादास, एंड रामादास इज द वन हु सेड दैट फिल्मों में सिगरेट पीता है जब हीरो तो उससे बच्चे इन्फ्लुएंस होता है, तो वो फिल्मों में सिगरेट बंद करनी चाहिए और उन जिस फिल्मों में से लोग सिगरेट पी रहे हैं उसको एडल्ट सर्टिफिकेट करना चाहिए।
पहला आदमी रिएक्ट करने वाला था नवदीप सिंह। उसकी भी फिल्म थी वो अभय देओल के साथ जो उसने बनाई थी, मनोरमा 6 फीट अंडर। मनोरमा 6 फीट अंडर। उसमें उसने सिगरेट का ब्रांड का नाम चेंज करके रोमाडोस रख दिया था। एक पैकेट रामाडोस देना। तो फिर हमको पता लगा ये प्रॉब्लम है, तो हमने जब सिर्फ इतना ही बोला कि ये एंटी स्मोकिंग फिल्म है, क्योंकि फिल्म वैसे ही किसी को समझ में नहीं आ रही थी। तो जो बॉडी होती है जिसके अंदर वो आता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल वगैरह, आई डोंट नो कौन सी बॉडी होती है, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया, सम्मानित किया कि मैंने एंटी स्मोकिंग फिल्म बनाई है। वो तो गुलाल भी लोग बोलते हैं आपने प्रो राजपूताना फिल्म बनाई है। बस वो है नहीं नहीं, फिल्म। वो उसके साथ एक अलग ही, उसके साथ उसके बाद जो करनी सेना का फॉर्मेशन हुआ था जब, तो मुझे उन्होंने अपना आदमी समझ के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था। अरे आपने तो बोला उसके जब कश्यप हटा लूंगा, ऐसा कुछ बोला था ना आपने? नहीं नहीं नहीं, उस समय वो बाद में था। तो जब बाद में जब वो हुआ था, तो मैं करनी सेना के व्हाट्सएप ग्रुप में था, उनको पता नहीं था। तो जब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी पढ़ रहा हूँ। एक फिल्म बनना ही एक मिरेकल है, जैसे ग्रोवर भी बोल रहे थे कि एक फिल्म बन जाए ना, कोई अपनी फिल्म अपनी तरह से बना देना, इट्स लाइक अ मिरेकल। इसलिए मेरे क्यों ग्रोवर के फिल्म में वो तिरंगा का शॉट काट दिया ना ऑल इंडिया रैंक में, थिएटर वाले में से काट दिया था। जबकि कोई भी चाइनीज रेस्टोरेंट खोलेगा ना, इंडियन चाइनीज वाला, उस पर तिरंगा फ्राइड राइस टाइप की एक डिश भी आती है। घर को मंगाया खा सकते। लोगों को लगा था ओटीटी आने से ना ये सेंसरशिप की प्रॉब्लम कम होगी, मेरे हिसाब से बढ़ेगी, तभी भी मैंने कहा था बढ़ेगी। बढ़ गई है वो, मतलब एवरीबॉडी इज हायर्ड अ लॉयर ना, सब तो लॉयर पहले बैठता है, बोला स्क्रिप्ट में लॉयर बैठता है पहले, वो बताता है कि ये बनाना चाहिए तो कि नहीं बनाना चाहिए, और बनाया तो इसमें से क्या क्या हटा देना चाहिए। तो आपके बनने से पहले ही डिसीजन लिया जाता है, और बनने के बाद एक सेकंड टाइम लॉयर देखता है बिफोर इट गोज इनटू द सेंसर। तो सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, विच इज व्हाई आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जी ने सतलज रिलीज की। जी में सेंसरशिप सेल्फ सेंसरशिप नहीं है वहां पे, बट उन्होंने सतलज रिलीज की, बट उन्होंने ही बाकी सारी फिल्में भी रिलीज की। Even I मेरे was को तो surprised when Z5 released Hathras. I was like, ये कैसे कर रहे हैं? And they release everything. They release Kennedy. दो चीजें हो सकती हैं। तो मैं एक, जो जी का जो मालिकाना हक जिनके पास है, वो आजकल थोड़ा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वो राज्यसभा मांग रहे थे, उनको नहीं मिली, पहले उनको भेजा नहीं। वो बंदे ने आईसीएल रिलीज कर दिया था आईपीएल से पहले। एक तो ये हो सकता है कारण, दूसरा ये हो सकता है कि ये सतलज वाली 2-4 दिन की सेटिंग हो सकती है। ये सेटिंग हो सकती है कि आप डाल दो, थोड़ा हल्ला होगा इसके ऊपर तो बात जाएगी। एक्चुअली पंजाब इलेक्शन से रिलेटेड जो माहौल होता है, उसमें हमारी जो रूलिंग क्लास है आज के टाइम में, जो रूल कर रही है बीजेपी, उसका माइंडसेट ये है किसी भी तरह से किसी भी स्टेट में हिंदू को ये दिखाया जाए कि भाई आपके साथ ये दिक्कत आ सकती है, आप पहले देखो आपके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, वो वाले सेंटिमेंट पे हमेशा प्रहार करते रहना है किसी ना किसी तरीके से। तो ये सारा उस सिस्टम का भी हिस्सा हो सकता है। हम जस्ट स्पेकुलेटिंग, नॉट सेइंग इट्स अ फैक्ट। See, पॉलिटिक्स जो होती है, फॉर मी इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, जहाँ पे जनरली अगर आप पढ़ो कि जो भी बताते हैं ना कि चाणक्य था या जो भी था, जिसने भी पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है, तो उसमें हमेशा इन सब चीजों को हथियार बनाया ही है। रिलीजन हमेशा से हथियार रहा है, हाँ, अमीरी गरीबी हमेशा से हथियार रही है, ये सब हमेशा से हथियार रही है। एक चीज जो प्रोटेक्ट करती थी नॉर्मल लोगों को was the stronger judiciary and bureaucracy. When that gets compromised, then it becomes like a सिविल सोसाइटी problem. आल्सो, हाँ। तब प्रॉब्लम कुछ अलग हो जाती है। जैसे अभी जो देखो आजकल हर रोड धंस रही है, हर फ्लाईओवर गिर रहा है, आग लग रही है हर जगह। सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। महाराष्ट्र सीएम गाली दे रहे लोगों को। भाड़े के टट्टे। काफी एक लेफ्ट लिबरल क्रिटिसिज्म आया है आपकी लास्ट फिल्म का। शो मैं देख नहीं पाया अब तक, बिकॉज सिनेमा यहाँ पे पौंडीचेरी में हिंदी फिल्म लगाते नहीं है, तो मैंने ट्राई किया, कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थी। पर आपसे जब मैंने पूछा मैं देखूं वो फिल्म, तो आपने बोला मत देखो। बंदर, क्यों सर, क्या हुआ वो फिल्म का? When I say मत देखो is because I can't own a, if you see I have not given any interviews on the film because that whatever has come out is not my final cut. So जो criticism आया है वो काफी valid है. Okay. It has kind of become lopsided because I want to put out something that I can stand up for. So जो criticism है, I cannot stand up against it. But sir, इतने साल के बाद there is no paperwork that protects the final cut to be yours. Paperwork doesn't matter anymore. Paperwork पे सब कुछ मेरे हिसाब से it doesn't matter anymore because what has happened in today's day and age when something doesn't release in time, so paperwork is extremely complicated. There's also cost factor in it. So they can make you liability. So it becomes a liability, and when the film gets delayed and everything, it gets out of hand.
paperwork is generally between two people, but when the studio takes over the film, then the idea to release it is entirely in their hand. So I think वो टाइम था पहले, ऐसा नहीं है। पहले सब एक साइड पे लड़ते थे, बिकॉज अब क्या कॉर्पोरेट हो गया। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो अपना घर मॉर्टगेज करके फिल्म बना रहा है और he's making the film because they believe in it. They want a hit, they want a success, they want recovery. There are 3 channels, 3 platforms, only 3 platforms, only 4 studios that release films. Choice becomes like that. It's very limited. A lot of independent films get stuck because of that. तो 4-4, 5-5 फिल्म मिलके उसको रिलीज करने का ट्राई करते हैं। तो जो क्रिटिसिज्म आया वो वैलिड है। That's why मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं उसके अगेंस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसको न्यूट्रल तरीके पे भी देखा है फिल्म को, बट द आइडिया इज जिसने जो फिल्म में इंटेंशन देख सकता है उसको ये फिल्म दिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको उस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है उसको पहले से ही पता है। प्रॉब्लम तो वहां होती है जिसको पता नहीं है, जिसको देखना जरूरी है कि पर्सपेक्टिव क्या है। कैरिड अवे वो आदमी होता है जो एक्चुअली इज नॉट सेल्फ अवेयर और नॉट अवेयर ऑफ व्हाट रियली गोज ऑन। तो जो अवेयर है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो डिसमिस कर देगा, फिर बाकी बात वहीं खत्म हो जाती है। सिनेमेटिकली एवरीथिंग एल्स इज pretty much mine, but it's like, you know, you change something just by taking something out. By taking out something, the perspective of the film changes, the tilt has changed a little bit. उसमें जो भी हो मेरा ही बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं शूट किया, मुझे नहीं मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ, वो मेरा ही है। बट वो जो थोड़ा सा निकाला है ना, उस थोड़े से निकालने से मुझे बहुत फर्क पड़ा। सर ओटीटी मतलब हम लोग बोल डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पे इतनी लीगल टीम है, ये है, हम लोग मतलब आप अर्जुन नहीं बोल सकते, ये सब जो होता है, तो थिएट्रिकल अब एक ही तरीका है ना, मतलब ऑडियंस तक आउट एंड आउट थिएट्रिकल ही तरीका है, लेकिन ओटीटी में ये भी नहीं होता कि अभी की ओटीटी में पुरानी फिल्में देखो। मैं फॉर एग्जांपल आई डोंट नो किस फिल्म की आशिकिया की स्क्रीनिंग कर रहे थे कहीं पे, और वो लोग डायरेक्टली स्ट्रीम कर रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म से विद द फिल्म मेकर प्रेजेंट। फिल्म रिलीज होने के 8-9 साल बाद जब वो फिल्म देख रहे थे, उन्होंने लगाया कि ओटीटी ने अपने आप ही फिल्म काट दी है एक ड्यूरेशन में फिट करने के लिए, और स्पीड चेंज कर देते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो आज की ही फिल्म कुछ कट रही है, वो कुछ भी मसान को काट पीट के गलत रेशियो में डाला हुआ था। तो ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। और दूसरा ओटीटी पे जो लोग फिल्म खरीदते हैं ना, आई बॉट द फिल्म ऑन प्राइम और आई बॉट द फिल्म ऑन एप्पल, वो तो लाइसेंस है जब तक आपके पास है वो फिल्म, इसलिए फिजिकल कॉपीज खरीदता हूँ मैं। एक कोई फिल्म है जिसमें फिल्म नहीं सॉरी एक सीरीज है, आई थिंक तिग्मांशु जी की सीरीज है जिसमें रिचा है, उसका नाम ग्रेट इंडियन मर्डर, द ग्रेट इंडियन मर्डर के वो लिमिटेड सीरीज के क्लिप्स ऐसे डाले हुए हैं, 7 मिनट का क्लिप ऑल्टरकेशन, ये देखो मतलब जैसे यूट्यूब पे हम वीडियो डालते हैं ना वैसे के कश्यप स्पीक्स अबाउट सेंसरशिप वैसा टाइप का, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाला है। लाइक साले तुम यूट्यूब बनने की कोशिश कर रहे हो कैसे होगा? 7 मिनट के एपिसोड्स थे, 7 मिनट के क्लिप्स है भाई वो, they have cut it randomly, just check Hotstar। हाँ मतलब घूम फिर के आर्टिस्ट ही सेंसर हो रहा है, बाकी नेता तो सब कुछ बोल पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, मतलब भाई ये जो लॉज हम पे थोपना चाहते हैं ना, ये जो गाइडलाइंस निकाल रहा है, जो लॉज निकाल रहा है, अगर ये नेताओं पे थोपे ना तो इनको रैली में जाके दमशराज खेलना पड़ेगा, एक शब्द नहीं निकल पाएगा इनके मुंह से। आपका एक योगी जी से भी लफड़ा था पुराना, शायद उन्होंने कुछ बोला था मुक्काबाज के टाइम, आपके नाम से नहीं, उन्होंने कहा था कि हमने खैरात बांटना बंद कर दिया है। वो एक्चुअली क्या है कि एक अवध सम्मान होता है, वो किसी को दिया जाता है यूपी के लोगों को, तो मुझे भी मिला था, तो मैं तो गया अवार्ड लेके आ गया। वो बहुत टाइम तक मैसेज आता रहा कि इसके अवार्ड के साथ कुछ कैश भी मिलता है पर मंथ, तो मुझे तो नहीं मालूम था। सबने ऐसे फिर बोला कि हाँ एक फॉर्म भर दिया ऑफिस में, और आई थिंक वो 2 महीने ही था बस, 2 महीने कुछ पैसे आए थे कुछ स्टेट की तरफ से, और फिर वो बंद हो गया था। जब मैंने 2016 के बाद जब बोलना चालू किया तो फिर बेसिकली ये हो गया कि हाँ अभी कैसे किसी आदमी को पुट डाउन करें, तो बोलते ये तो उसको फ्री में यूपी से पैसे मिलते थे, इसको यूपी से फ्री में पैसे मिलते थे, और इसको पैसे मिलना बंद हो गया तो बेचारा बस खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तो खैरात मांग रहे। गरीबी शायद हो सकता है, हम लोग बहुत सारे लोग हों जो ना देखें, भुखमरी ना देखें, जेनोसाइड ना देखें, रायट्स ना देखें। रिस्पॉन्सिबल मूवी मेकिंग इज समथिंग व्हिच लेट्स द पीपल ऑफ अ कंट्री एक्सपीरियंस और इंक्रीज देयर इमोशनल एम्पैथी का जो उनका दायरा है उसको बढ़ाती है। आपको क्या लगता है कि पिछले दशक में या फिर कि जितना भी दायरा आप लेना चाहें समय का, कि ये चीज कम हुई है? देखो क्या है, मैं सिनेमा के बारे में क्या सोचता हूँ, वासेपुर में ब्रह्मधीर सिंह ने बोल दिया था, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। We have grown up with the kind of cinema which is manipulative.
इमोशन होगा तो उसको भी Okay. निचोड़ो ज्यादा। माँ बाप का इमोशन उसको इतना इमोशनल कर दो, जिसका सबसे प्राइम एग्जांपल बागबान है जो आज तक चलती है। उसको स्कूल सिलेबस हम बनाएंगे पॉजिटिवली। हाँ, सो आई एम सेइंग कोई भी इमोशन को इतना हाईलाइट कर दो। जब आधे ज्यादा फिल्में सिर्फ रिवेंज ड्रामा होती है, उसमें वायलेंस जो है इतना हाईलाइट हो जाता है। हम लोग का जो स्टोरी टेलिंग का जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो हाइपोथेटिकल आइडिया है सिनेमा के बारे में, जो इंडिया में अप्लाई नहीं होता। Of course. स्टोरी टेलिंग में हीरो कब बनता है? वो जब कोई हीरोइक एक्ट करे तब Yeah. हीरो बनता है। वो कोई चीज का समाधान ढूंढे तो हीरो बनता है ना। राम ने रावण को मारा, उसके बाद वो श्री राम हुए। आपकी लाइफ में हीरो जब बिना रावण को मारे जो है वो नहीं बन भगवान नहीं सकता। बनता। पहले जो जोक होता था राजकुमार के बारे में, जो राजकुमार बोलते थे, जानी तुम जब आते हो पर्दे पे तो लोग तालियां बजाते हैं, हमारे तो पैर देखते ही लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। वो पैर देखते ही तालियां बजाने लग जाते हैं, तो हर हीरो की एंट्री है। तो ट्यूसडे में चले गया फिल्म देखने एनिमल। तो मैं देख रहा हूँ मेरे बाजू में 3-4 लोग बैठे हैं, हम लोग सब ऐसे देख रहे हैं, पीछे और कोई नहीं है। ये हूटिंग कर कौन रहा है? ये एसएफएक्स से आ रहा है भाई। उन्होंने ओहो। उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया कि थिएटर कभी खाली भी हो सकता है कहीं हमारी फिल्म के लिए। ये तो अभी तो हीरो एंट्री से हीरो होता है। और हाँ, लिटरली क्या होता है कि शॉट्स जब होते हैं ना, कि मैंने एक फिल्म में एक्टिंग की थी जिसमें मेरे को बोला गया कि सर आपका एंट्री शॉट ले रहे हैं। मैं कहा एंट्री शॉट? बोलते हैं हाँ। फिर दूसरी बार शूटिंग, दूसरे दिन भी एंट्री शॉट। मैं कहा एंट्री शॉट तो हो नहीं गया? तो नहीं सर, ये दूसरे सीन का एंट्री शॉट है। तो हर सीन में एंट्री होती है। Ayyo. Yeah, because KGF is like this one collage of entry shots only, no? KGF. Slow-mo entry shots of this one actor. That's all. Also, Kunal, just because you mentioned Animal, Anurag sir, would you mind if I ask you this question? हाँ, बोलो। मैं यहाँ बैठा हूँ तो। Did you really like that movie? Yeah, I like lots of things about that movie. Like I like lots of things about Dhurandhar Part 1. Part 2 मैं देखने नहीं गया because मैंने काफी No, सुन लिया था। but do you think it's responsible in a situation in a country like today, in a times like today? Do you think it's responsible? I have a totally different perspective on this. I feel like when we talk about censorship and everything has two sides, I believe nothing should be censored. I genuinely believe the right that I expect. अगर मैं suppose मैं हानि तिरहान और मैं सतलज के लिए expect कर रहा हूँ, तो अगर कोई आदमी अपॉर्चुनिस्ट बन के कोई ऐसी फिल्म बना रहा है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, he also should have similar right to say what it is. I believe that अगर कोई पॉर्न फिल्म दिखाना चाहता है, उसको भी वो हक मिलना चाहिए। देखना नहीं देखना हमारे ऊपर है, उसके लिए there are other things that need to change in society. हम लोग largely privileged लोग हैं because we have education. And सिर्फ education मिला है, यही बहुत बड़ा privilege है। वो माइंडसेट के जो मेरी खुद की फैमिली में जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो मेरे को बहुत बड़ा डिफरेंस पता चल जाता है। बिकॉज मेरे मुंह पे बोला जाता है तुमको तो सिंधिया स्कूल में भेज दिया था, हम तो यहीं पढ़े केंद्रीय विद्यालय में। When I say I don't believe in censorship, I don't believe in any kind of censorship. वो प्रोपोगेंडा भी होगा और उसको काउंटर करने वाला भी काउंटर प्रोपोगेंडा ही कहलाएगा। आई ट्राई टू जहां तक हो सके कि फैक्ट स्टेट करो। When you document facts, it becomes very different. Why Black Friday is my most honest film? Because at that time I was very naive. It only documented facts. There's nothing manipulated in the film. Then पता चला सेंसर से लड़ना है, असली नाम नहीं ले सकते, पिक्चर रिलीज करवाना भी एक भाई चीज होती है। वो सब छोड़ो, आपने स्टमक रेस्टोरेंट का नाम ले लिया। वो नेता सब चीज का नाम ले लिया और वो ऑथेंटिसिटी ढूंढने निकला। बाकी कंट्रीज में क्या ना, कई जगह यू आर अलाउड टू स्टेट फैक्ट्स एंड दे डू नॉट सेंसर एनीथिंग। वो हर चीज दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ वो है नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाई आई से यू आर हैंडलिंग एवरीवन विद किड ग्लव्स। माय थिंग इज वी हैव टू स्टॉप हैंडलिंग एवरीथिंग विद किड ग्लव्स। मेरी चॉइस है, मैं नहीं देखने गया। से फॉर एग्जांपल मैंने धुरंधर 1 देखा, मैं 2 नहीं देखने गया। मैं आई हैव नॉट सीन कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी 1, 2। मैं नहीं देखूंगा भी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरे स्टैंड अप वीडियो पे क्लिक करेंगे और आपको 2.5 घंटे कश्मीर फाइल्स देखनी पड़ेगी मेरा स्टैंड अप देखने के लिए। मैं रुका हूँ। नॉन स्किपेबल एड के टाइप से आएगा वो। बट वो ऑनेस्टी नहीं, वो दैट्स व्हाई फॉर मी इट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म टुडे इज सतलज। बिकॉज सतलज में मेरे को वो दिखता है जो इंटेंशन ब्लैक फ्राइडे में था हमारा। आई एम सेइंग वो कितना अचीव करे नहीं करे, वो हमेशा बहुत ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बट एज एन ऑब्जेक्टिव पर्सन आई सी दैट इन सतलज। For me, Satlaj is that important film. This is the honesty, the spreading of this honesty is what's very dangerous. क्योंकि अगर सबको लगने लग गया कि ऐसा honesty possible है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वही तो वो दिखाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी ऑनेस्टी पॉसिबल है, स्प्रेड होता है, फिल्म मेकर्स में बहुत ताकत मिलती है।
Thank you so much for joining us, Anurag. Thank you so much. Thank you so much, Anurag ji. Thank you so आपने much. like Thank you you so much. answered our Thank you so questions. much. Thank you. एक अपडेट है, पॉलिटिकल अपडेट। इंडोनेशिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 6 + 2 8 होता है, और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट 26, 2 और 6, 2 + 6 = तो वो 6 + 2 8 लकी नंबर है उसका, वहां के इंडोनेशियन लीडर्स का, इसलिए वो उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी सुबह वो मेलबोर्न पहुंचे हैं। मेलबोर्न में उन्होंने ये बोला कि मेरा मेलबोर्न से बहुत पुराना रिश्ता है, मैं एक मेल बोर्न हुआ था। Oh, God.